हाय एवरीवन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में, और उसमें से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को डील किए थे हम लोग, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया वगैरह। आज जो है इसी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर फास्फोरस, उसके बारे में डील करेंगे। जैसे नाइट्रोजन का नेचुरल एग्जिस्टेंस था एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल N2, फास्फोरस जो है ना एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कई एलोट्रॉप्स हैं फास्फोरस के, तो 3 एलोट्रॉप जो फास्फोरस के हैं, वाइट फास्फोरस, उसके बाद रेड फास्फोरस और एक ब्लैक फास्फोरस। ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं फास्फोरस के। नेचुरली फास्फोरस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या करता है, वाइट, रेड और ब्लैक। अब सारे फास्फोरस के प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके जो है हम लोग डील करेंगे, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। सबसे पहले वाइट फास्फोरस की बात करें यदि हम लोग, तो वाइट फास्फोरस काफ़ी सॉफ्ट, ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड है। स्मेल थोड़ा स्पेसिफिक है, गार्लिक स्मेल। और चूँकि काफ़ी सॉफ्ट है, सोडियम मेटल के जैसा समझो, तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वाइट फास्फोरस को ड्यू टू सॉफ्ट नेचर। मेल्टिंग पॉइंट 317 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 553 केल्विन। वाटर में इंसॉल्युबल है, इंसॉल्युबल इन वाटर, और जब वाटर में इंसॉल्युबल है तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड अमोनिया, इन सारे सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। काफ़ी पॉइजनस होता है, वेरी पॉइजनस। उसके बाद इट ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में जो है ग्लो करता है, जलता है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं केमील्यूमिनेसेंस, अंधेरे में जो ग्लो करता है। और इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है एज P4 मॉलिक्यूल, मतलब कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो एटॉमिसिटी है वह 4 है फास्फोरस का। और उस हिसाब से यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे फास्फोरस का, तो ऐसा P4 का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से। हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर बचेगा, ऐसा, और यह एंगल होता है 60 डिग्री। तो ये है वाइट फास्फोरस के कुछ प्रॉपर्टीज। सॉफ्ट, ट्रांसलूसेंट, वाइट वैक्सी सॉलिड, काफ़ी मुलायम है, सोडियम मेटल की जैसा। ट्रांसलूसेंट मतलब ना तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ना ही ऑपेक है। गार्लिक स्मेल है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और बॉइलिंग पॉइंट भी अप्रिसिएबल रेंज का। वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट उनमें घुल जाता है, बहुत पॉइजनस नेचर का है। डार्क में ग्लो करता है, अंधेरे में, जिसको हम लोग केमील्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। P4 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। एटॉमिसिटी 4, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फास्फोरस का एटॉमिसिटी क्या होता है, तो 4।
और स्ट्रक्चर हमने देखा कि कैसे एक फास्फोरस जो है 3 और फास्फोरस से एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। इस बॉन्ड एंगल के आधार पे जो है हम लोग यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले हैं। यदि आप इसी को कंपेयर करोगे NH3 से तो कुछ ऐसा ही है। जैसे यहाँ फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है वैसे ही नाइट्रोजन भी यहाँ 3 बना रहा है ऐसा। लेकिन यहाँ ओपेन है तो इसमें यह एंगल होता है 10748 मिनट 107 डिग्री ऐसे। लेकिन यहाँ का ये जो पकर्ड स्ट्रक्चर है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, उसके चलते यह एंगल 60 डिग्री है जो कि काफ़ी कम है। एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, उसके तुलना में यह एंगल कम है। और एंगल कम होने के चलते यहाँ एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन होता है मतलब एंगल कम है, बॉन्ड पेयर नज़दीक रहेंगे तो बॉन्ड पेयर के बीच काफ़ी रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जाएगा इस मॉलिक्यूल के द्वारा। और ऐसे कम एंगल में ये जो प्रॉपर्टी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो यह एंगल स्ट्रेन ऑब्जर्व किया जाता है P4 मॉलिक्यूल में। और ड्यू टू एंगल स्ट्रेन या P4 जो है लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल और कम स्टेबल है, तो क्या होता है कि ब्रेक कर जाता है। या P4 है, यदि टेम्परेचर आप रखोगे ग्रेटर देन 1070 केल्विन तो यह ब्रेक कर जाता है और P2 मॉलिक्यूल में बदल जाता है 2P2 ऐसा। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि P4 मॉलिक्यूल अनस्टेबल क्यों है, तो आप एक लाइन में जवाब दोगे ड्यू टू एंगल स्ट्रेन या एंगुलर स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के चलते जो है P4 मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए उससे एंगल कम है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है और इसके चलते यह मॉलिक्यूल काफ़ी अनस्टेबल है। तो P4 डिकम्पोज कर जाता है P2 मॉलिक्यूल में। अब यह जो वाइट फास्फोरस है इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब आग जो पकड़ता है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए वह काफ़ी कम होता है, रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है 303 केल्विन, मतलब तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऐसा। तो अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर ही है इसका इग्निशन टेम्परेचर, इसलिए आसानी से जो है यह आग पकड़ लेता है एयर में और एक डेंस वाइट फ्यूम बनाता है P4O10 का। तो जैसे मान लो यह P4 है वाइट फास्फोरस, तो हम लोग देख चुके हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, इसलिए क्या करेगा कि एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके P4O10 बहुत तेज़ी से बनाता है। ऐसी को 2P2O5 लिख सकते हो। दिस इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ऐसी को फास्फोरस 5 ऑक्साइड लिखेंगे जो कि एकदम डेंस वाइट फ्यूम्स है। और इसी प्रॉपर्टी के चलते फास्फोरस को अंडर वाटर रखा जाता है। ऐसा ही ओपेन में रख दोगे फास्फोरस को तो यह तेज़ी से ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा और एक ही डेंस वाइट फ्यूम, मतलब कैसे कोहरा लगता है ठंड के दिन में, पूरा वाइट वाइट दिखाई नहीं देता आगे, उसी प्रकार से फ्यूम वाइट फ्यूम बन जाता है इस P4O10 का। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस मतलब वाइट फास्फोरस को यदि ओपेन में छोड़ दें एयर में तो क्या होगा, तो यह ऑक्सीजन से कंबाइन करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा जो कि डेंस वाइट फ्यूम होता है। इसीलिए वाइट फास्फोरस को अंडर वाटर स्टोर करके रखा जाता है ताकि वह डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। उसके बाद कुछ मेटल्स के साथ भी कॉम्बिनेशन है वाइट फास्फोरस का, चूँकि काफ़ी रिएक्टिव है,
मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज वाइट फास्फोरस, याद रखोगे। और मोस्ट रिएक्टिव है मतलब थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, वेरी अनस्टेबल। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब सबसे कम स्टेबल। तो combination with एक्टिव मेटल्स के साथ कम्बिनेशन। तो कुछ एक्टिव मेटल्स जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके साथ कंबाइन करके फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे 12Na प्लस P4 तो बनेगा सोडियम फॉस्फाइड। इसको पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे सोडियम मेटल है, काफ़ी एक्टिव मेटल है, आसानी से अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और फास्फोरस यदि मोनोएटॉमिक फॉर्म में है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट करने के लिए या 3 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना चाहेगा, तो यही तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल ट्रांसफ़र करेगा इसको एक एक करके, ऐसा। तो सोडियम 3 प्लस आ जाना है इधर, 3 सोडियम पे 1 प्लस, और प्लस यहाँ से फास्फोरस ऐसा कुछ बनने वाला है, ऐसा। तो इस पर 3 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और ये मिल करके फिर यहाँ से बनाएंगे सोडियम फॉस्फाइड। तो एक्टिव मेटल्स आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो है या फास्फोरस एक्सेप्ट करके फॉस्फाइड बनाता है, और फिर वे मेटल और फॉस्फाइड कंबाइन करके मेटल फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार से अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो एक्टिव है मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके साथ भी कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे 6Mg प्लस P4 तो 2Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला कि वाइट फास्फोरस जो है रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, और यह रिड्यूस करता है कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड्स को, कुछ एसिड्स को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, उनको जो है यह रिड्यूस कर देता है। तो उसके लिए जैसे P4 8 या इसको ऐसे लिखो आप, P4 प्लस 10H2SO4 10SO2 प्लस 4H3PO4 प्लस 4H2O। अच्छा, यहाँ यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो फास्फोरस का 0 एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, और यहाँ +5, सल्फ़र का यहाँ +6 और यहाँ +4। तो इस सल्फ़र का तो हो गया रिडक्शन, ऐसा। और फास्फोरस को यदि देखोगे तो 0 से +5 मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऐसा। अब चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर दिया ना, दैट्स वाई इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और यह खुद रिड्यूस हुआ है, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऐसे भी बोलो ना, सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर दिया फॉस्फोरिक एसिड में, या फास्फोरस के रिलेटेड बोलोगे तो बोलना होगा फास्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड में। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सभी, याद रखना होगा। उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड के साथ भी है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में देखे थे हम लोग कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वह कुछ सिलेक्टेड नॉन मेटल्स जिसमें फास्फोरस भी आता है उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है फॉस्फोरिक एसिड में। और उसके लिए डिटेल में वहाँ इक्वेशन हम लोग लिखे थे कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है 2HNO3 कंसनट्रेटेड है, तो सबसे पहले यह टूटता है H2O प्लस 2NO2 प्लस 1 O में, ऐसा। और जो यह फास्फोरस है P4 या बदलता है फास्फोरिक एसिड में H3PO4, तो यहाँ 4 लगा दो बैलेंस करने के लिए फास्फोरस को। हाइड्रोजन हो गया 4 × 12, तो यहाँ 6H2O लगा दो,
ऐसा। अब ऑक्सीजन 6 और यहाँ 4 चुके 16, तो 10 ऑक्सीजन लगेगा। और फिर ओवरऑल बैलेंस करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको जोड़ दो, तो यहाँ हो गया P4 + 20 HNO3, इधर जा कर के बना 4H3PO4 + 10H2O, इधर 6 है तो जा कर के हो जाएगा 4H2O + 20NO2। ऐसा। यहाँ भी आप देखोगे तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है फास्फोरिक एसिड में, और यह नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो उसको रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज कर गया, इसलिए कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाइट फास्फोरस रिएक्टिव होने के चलते रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम किया, उधर मेटल के साथ कंबाइन करके फॉस्फाइड का फॉर्मेशन किया। कुछ सर्टेन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन को भी जो है रिड्यूस करता है, कुछ सर्टेन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है वाइट फास्फोरस। ये कौन कौन से मेटल के सॉल्यूशन है ज़रा देखते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शन को प्रैक्टिस करोगे ध्यान में रहेगा, क्योंकि कोई याद करने का तरीका है नहीं। तो रिडक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो 8CuSO4 + 14H2O, तो यह इसको कॉपर में रिड्यूस कर देता है, प्लस 8H2SO4 + 2H3PO4 + 2H3PO3। कॉपर का यहाँ +2, यहाँ 0 रिडक्शन हुआ। सल्फर का कोई चेंजिंग नहीं है। फास्फोरस का दोनों जगह ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ +3 और यहाँ +5। तो इस फास्फोरस का जो है इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों जगह। वैसे यदि सिल्वर का लेते हो, सिल्वर नाइट्रेट P4 + 20 AgNO3 + 16H2O, तो यहाँ यह सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है, प्लस फास्फोरिक एसिड बनेगा प्लस नाइट्रिक एसिड। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फास्फोरस खुद बदलेगा अपने ऑक्सो एसिड फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस एसिड में, और जो दूसरा मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हो तो इसमें मेटल जो है यहाँ केटायनिक फॉर्म में है तो वह मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस होगा, और इसके साथ जो काउंटर आयन है वह कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में बदल जाएगा। सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड। ऐसे भी रिएक्शन को आप याद रख सकते हो, नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड, सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल केटायन मेटल में हो गया और या फास्फोरस अपने ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडाइज कर गया। तो इस तरह से रिएक्शन को भी याद करके रख सकते हो। अब हैलोजन के साथ भी काफ़ी तेज़ी से कंबाइन करता है वाइट फास्फोरस और हेलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। दो प्रकार के हेलाइड्स बनते हैं हैलोजन के साथ कॉम्बिनेशन। तो जैसे वाइट फास्फोरस है 6Cl2, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। उसी प्रकार से यदि एक्सेस क्लोरीन है तो पेंटाक्लोराइड बन जाएगा, ऐसा PCl5। और ऐसे ही जो है सल्फ़र के साथ भी कंबाइन करके अनेक प्रकार के सल्फाइड्स बनाता है। सल्फ़र के साथ यदि कम्बिनेशन करवाओगे तो जैसे 8P4 + 3S8 मिलकर के 8P4S3, टेट्रा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। दिस इज टेट्रा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। फास्फोरस सल्फर दोनों नॉन मेटल्स हैं, लेकिन सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यह नेगेटिव आयन सल्फाइड के रूप में रहेगा यहाँ, ऐसा।
या एक सिंगल सल्फाइड नहीं बनता है, अनेक प्रकार के सल्फाइड बनते हैं, जैसे P2S5 बन सकता है, P4S7 बन सकता है, ऐसे कई सल्फाइड्स इसके साथ बनते हैं। अगला रिएक्शन है कि यदि कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ इसको हीट करते हो तो यहाँ से फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है, P4 + 3NaOH + 3H2O। इसके साथ यदि आप हीट करते हो तो फॉस्फीन का फॉर्मेशन होगा प्लस सोडियम मेटाफॉस्फेट, ऐसा बन जाएगा। दिस इज फॉस्फीन। यहाँ फास्फोरस 0, यहाँ -3, मतलब फास्फोरस का खुद जो है इसमें हो रहा है रिडक्शन, लेकिन यहाँ देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा +1। तो एक प्रकार से इसको हम लोग एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो यह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये थे वाइट फास्फोरस के कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे ज़्यादा रिएक्शंस वाइट फास्फोरस के ही पॉसिबल हैं, क्योंकि सबसे कम अनस्टेबल है, मतलब हाईली अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने का कारण बताए, एंगल स्ट्रेन, इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, जिसके चलते आसानी से जो है जल जाता है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हुए वह एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो देखे, ऑक्सीजन के साथ, और बाकी वैसे कुछ खास रिएक्शंस इससे पूछे नहीं जाते हैं। अब वाइट फास्फोरस के बाद अगला आता है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस में क्या है, वाइट फास्फोरस को जब इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है 573 केल्विन, अब बहुत दिनों तक, तब बनता है रेड फास्फोरस। P4 सॉलिड वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस 573 केल्विन, इनर्ट एटमॉस्फेयर, मतलब ऑक्सीजन वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे साथ ही रिएक्शन कर जाए, तो यह P4S रेड में बदल जाएगा। या जो रेड फास्फोरस है ना, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। कैसे पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ज़रा ध्यान देना है। अभी जो P4 वाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे कुछ ऐसा था, ऐसा, इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर था। अब क्या है कि इसी में ईजो बॉन्ड है दो फास्फोरस के बीच, या बॉन्ड खुलता है, और खुलेगा तो ये बॉन्ड इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो इसी के जैसा बना दो आप, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, ऐसा। तो एक बॉन्ड इधर खुलेगा, एक इधर, आगे बढ़ते जाएगा इधर, फिर यहाँ से एक फास्फोरस जुड़ जाएगा, ऐसा, फिर इधर, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये जो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या रेड फास्फोरस। अब चूँकि पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो थोड़ा सा हार्डनेस तो बढ़ ही जाएगा वाइट फास्फोरस की तुलना में। वाइट फास्फोरस तो हम लोग देख रहे थे काफ़ी सॉफ्ट था, सिंगल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था P4, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे पॉलीमेरिक चेन हैं, और ये पॉलीमेरिक चेन के चलते जो है कुछ हार्डनेस बढ़ेगा इसका। तो यह जो रेड फास्फोरस है वह बोल रहा है कि हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, नो स्मेल, उसका गार्लिक स्मेल था, इसका कोई स्मेल नहीं होता है। ग्रे लस्टर, थोड़ा लस्टर आ जाता है इसमें। नॉन पॉइजनस है, वाइट फास्फोरस पॉइजनस था, ये नॉन पॉइजनस होता है। हाँ, डेंसिटी की बात करेंगे तो यह वाइट फास्फोरस से ज़्यादा भारी है, डेंसर देन वाइट फास्फोरस।
वाइट फास्फोरस का जो डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यह जो रेड फास्फोरस है इसका डेंसिटी 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वाइट और रेड फास्फोरस में डेंसिटी ज़्यादा किसका है, तो रेड फास्फोरस का है, ध्यान रखोगे आप। और रीजन उसका आप देख सकते हो कि यहाँ सारे P4 के मॉलिक्यूल्स आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो इनका एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन होने के चलते क्या होगा, मास तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ डेंसिटी भी थोड़ा डिक्रीज करेगा, स्मॉल वॉल्यूम में रहेंगे तो उसके चलते जो है डेंसिटी हाई होता है। तो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है रेड फास्फोरस, कोई स्मेल नहीं है, ग्रे कलर का लस्टर है, नॉन पॉइजनस नेचर का है, वाइट फास्फोरस से ज़्यादा भारी है, डेंसिटी है वाइट फास्फोरस का 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह जो है डार्क में ग्लो नहीं करता है, मतलब केमिल्यूमिनेसेंस का जो प्रॉपर्टी है वह रेड फास्फोरस शो नहीं करता है, जैसा कि वाइट फास्फोरस शो कर रहा था। स्टेबल है, क्वाइट स्टेबल। इग्निशन टेम्परेचर जो है हाई है 543 केल्विन। वाइट फास्फोरस का मात्र 303 केल्विन था, जो रूम टेम्परेचर पे ही अचीव हो जा रहा था, इसलिए वह डायरेक्ट क्या कर रहा था, ऑक्सीजन से कंबाइन करके P4 वोटेन का वाइट डेंस फिल्म बना रहा था। इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो आसानी से यह जलता नहीं है और इसलिए आग वगैरह भी पकड़ता नहीं है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि वाइट फास्फोरस भी एक बढ़िया कंडक्टर नहीं होता है। कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं कि P4 5O2 डायरेक्ट नहीं, हीट करना पड़ेगा 565 केल्विन इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा, तो P4O10 हेलोजन के साथ कम्बिनेशन होगा, P4 6Cl2 हीट करोगे तो 4PCl3। ऐसे ही कॉमन से रिएक्शंस हैं। वैसे ही एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, 12Na तो फॉस्फाइड बनेगा, 4Na3P। और कॉस्टिक सोडा के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। वाइट फास्फोरस से काफ़ी कम रिएक्शंस हैं रेड फास्फोरस के, और रीजन है इसका स्टेबिलिटी। वाइट फास्फोरस अनस्टेबल था इसलिए उसका रिएक्शन उतना अधिक हो रहा था, जबकि यह रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है और इग्निशन टेम्परेचर वगैरह भी काफ़ी हाई है, इसलिए यह आसानी से रिएक्शन करता नहीं है। तो यहाँ से आप मिला करके यदि देखोगे वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के प्रॉपर्टी को कंपेयर करोगे तो बहुत सारी बातें जो है सामने आएंगी। वाइट फास्फोरस हम लोग देख रहे थे, सबसे पहला स्टेबिलिटी कि वह अनस्टेबल था और रीजन था उसमें एंगल स्ट्रेन का। यह स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड इसमें खुल रहा है, एंगल स्ट्रेन उतना नहीं होता है। वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम 303 केल्विन, इसका 543 केल्विन, और उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होने के चलते वह ऑक्सीजन से बहुत जल्दी कंबाइन करके आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको अंडर वाटर रखा जाता है। इसमें वैसा कोई बात नहीं है। वाइट फास्फोरस काफ़ी सॉफ्ट नेचर का है क्योंकि उसमें P4 मॉलिक्यूल्स आपस में वीक फोर्सेस से जुड़े रहेंगे, जबकि यहाँ देख रहे हैं कि यह जो पॉलीमेरिक चेन है उसमें तो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, तो हार्ड है। सॉफ्ट नेचर के चलते जो है उसको आसानी से काटा जाता था चाकू वगैरह से, इसको ऐसे करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डेंसिटी की यदि बात करें तो वाइट फास्फोरस के तुलना में रेड का डेंसिटी ज़्यादा है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने के चलते इसका डेंसिटी जो है इंक्रीज कर जाता है। डेंसिटी वाले बात को आप अच्छे से जो है याद रखोगे। उसका स्पेसिफिक स्मेल था गार्लिक का स्मेल, इसका कोई स्मेल नहीं है, थोड़ा सा लस्टर आ जाता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है, और कुछ कुछ रिएक्शंस कॉमन है। वहाँ वाइट फास्फोरस ऑक्सीजन से डायरेक्टली कंबाइन कर रहा था, या डायरेक्टली नहीं करता है बल्कि आपको हीट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तब। बाकी कुछ और कॉमन रिएक्शन जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, कोई एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन जो है कॉमन है। तो स्टेबिलिटी, इग्निशन टेम्परेचर और डेंसिटी, ये तीन बातों को जो है अच्छे से ध्यान में रखोगे क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक ब्लैक फास्फोरस बच गया इसमें, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। धन्यवाद।